अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़िशान। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल जब से तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है गुमगू का शिकार है। अभी तक सियासी सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन बज़ाहिर अददी अक्सरियत रख रही है और हुकूमत यानी कि वज़ीर आज़म से मुतालबा कर रही है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए, लेकिन वज़ीर आज़म ने भी फैसला किया है कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। शेख रशीद कहते हैं कि आइंदा 48 घंटे बहुत अहम हैं और ये खबरें भी आ रही हैं कि बहुत सी अहम मुलाकातें हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शायद हवाओं का रुख बदल जाए और अब तक की जो अहम डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की हकीकत नहीं हो जाती, स्पीकर को अदम एतमाद पर वोटिंग से रोका जाए, इस दरखास्त के क्या असरात मुरतब होंगे। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कौमी सलामती का इजलास भी हुआ आज इसी खत के मामले पर। यह इजलास खत्म हो चुका है, लेकिन ताहाल इसका एलामिया जारी नहीं हुआ, ना ही इससे मुतालिक अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो आज यही सवाल हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। जो फेस सेविंग की बातें हो रही हैं, इस्तीफे की बातें हो रही है, अर्ली इलेक्शन की बातें हो रही हैं, ये सब बातें कहाँ से हो रही है, कौन कर रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं, मैं अपने पैनल का तारुफ करवा लूँ, सलमान कानी साहब खावर घुमन हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे और टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर हसन अस्की साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तो सलमान साहब आपकी जानिब आऊँगी। अभी शहबाज गिल साहब ने कुछ देर पहले गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि कौन इनसे रास्ता मांग रहा है, कौन फेस सेविंग की बातें कर रहा है, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे, जबकि अपोजिशन के ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि राबता हुआ है हुकूमत का इन लोगों से। तो असल खबर है क्या, आप तक क्या खबरें पहुँची हैं? देखिए, ये पाकिस्तान की सियासी बदकिस्मती है कि एक डेडलॉक किसी कैफियत है और माजी के अंदर हमेशा हुकूमत और अपोजिशन का बिलवास्ता या बिलावास्ता राब्ता रहा है। अच्छा। और अब जो एक नई सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें तो ज़्यादा इस बात की ज़रूरत थी कि जी आपस में एक मुज़ाकरात करके कोई मामले को आगे की तरफ ले जाया जाए, लेकिन डेडलॉक की कैफियत उसी तरह तारी है। इस पे तो अब कोई दो राय नहीं रही कि प्राइम मिनिस्टर अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। लेकिन सलमान साहब, कोई बैकडोर राब्ते हुए हैं, कोई मुलाकातें हुई हैं? मैं इसमें कोई ऐसी बात मुसद्दका तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप अपनी सियासी तारीख को सामने रखें तो हमेशा देखें, इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ एक इलेक्टेड हुकूमत या अपोजिशन नहीं होती कि रियासत पाकिस्तान के बहुत से इदारे जिन्होंने रियासत के मफादात को देखना होता है। अच्छा। कि वहाँ पर कोई ऐसी गैर यकीनी की सूरत हाल तारी ना हो जिससे पाकिस्तान का इमेज जो है बैरूनी दुनिया पे कोई अच्छा ना जाए। मेरा ख्याल है कि मैं इस बात से इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे तो नहीं, लेकिन इतनी जो हालात की संगीनी है उसमें मुझे समझ आ रही है कि कोई ना कोई इसमें कोई पैचअप के लिए सरगर्म ज़रूर होगा। और ये भी एक सियासी बदकिस्मती है कि जब पाकिस्तान के अहले सियासत जो अपने आप को बड़ा बड़ा लीडर समझते हैं, कोई भी एक कदम पीछे की तरफ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। और फिर कौम भी ये समझती होगी कि ये सियासत, ये पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत की कौन सी ऐसी किस्म है जिसमें सिर्फ डेडलॉक है कि 3.5 साल से आपस में एक गाली गलोच, इल्ज़ाम तराशी, तनाव, टकराव, महाजराई, कशमकश। क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल के अंदर आगे की तरफ बढ़ सकता है? क्या मुल्क की मईशत की बहाली या तरक्की का अमल तेज हो सकता है? क्या लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं? देखें, अच्छी बात तो ये थी कि जो एक इलेक्टेड हुकूमत आती है उसके पास एक मैंडेट होता है लोगों का, उसके पास एक प्रोग्राम होता है कि वो पूरी संजीदगी से अपने उस प्रोग्राम पे गामजन हो। और हुकूमतें जब डिलीवर करती नजर आती है, लोगों को उस हुकूमत के और जमहूरियत के समरात मिलते हैं, तो ना मुल्क के अंदर इंतशार होता है, ना खलफशार होता है, ना तनाव होता है, ना टकराव होता है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जारी जमहूरी सिस्टम के अंदर कोई शख्स भी पोलिटिकल तर्ज अमल अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है? अगर प्राइम मिनिस्टर, देखें, बुनियादी जिम्मेदारी ये हमेशा हुकूमत की होती है और माजी के अंदर बड़े बड़े डेडलॉक भी तारी हुए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब तो इस वक्त अक्सरियत खो जाने के बावजूद भी वो जहाँ पर खड़े हैं वो सारे, इसका मतलब कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब और अपोजिशन दोनों के दरमियान ये कैफियत रही, किसको स्टेप बैक करने की जरूरत है? देखिए, जो शख्स बड़े मनसब पे होता है ना, बुनियादी जिम्मेदारी उसकी होती है। ठीक है, वो अपोजिशन है। और मैं समझता हूँ कि चलें, नई कैफियत में अगर वो अक्सरियती पार्टी नहीं रहे तो अपोजिशन को भी लचक पैदा करनी चाहिए। और मैं, आपको याद होगा कि मैं थिंक टैंक में मुसलसल आपसे ये एक बात कहता रहा
कि जी सियासी तज्जिया ये है कि हुकूमत नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर तब्दीली अंदर से ना आई तो फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, फिर बाहर से आया करती है, फिर सारे जिम्मेदार इसके तो होंगे। ये बाहर से तब्दीली कैसे आएगी इस पर बात करूंगी, लेकिन अभी एक अहम खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लूं। मुत्तहिदा अपोजिशन का मुशावरती इजलास हुआ है और इस इजलास में जो फैसला किया गया है उसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। अपोजिशन का कहना है कि हम NRO नहीं देंगे, मनसब पर गैरानी तौर पर वज़ीर आज़म कायम हैं। आपको बताएं कि इस मुशावरती इजलास में 172 अरकान ने शिरकत की है। तो अपोजिशन ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि वो NRO नहीं देंगे वज़ीर आज़म को, और एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म मनसब पर गैरानी तौर पर कायम है। इस इजलास में 172 अरकान ने शिरकत की है। तो खबर आपकी जानिब आऊँगी, NRO मांगा गया है अपोजिशन से, कोई फेस सेविंग की जो बातें हो रही हैं कितनी सदाकत है इसमें, क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में इस्लामाबाद में। देखिए, एक तो एब्सोल्युटली देयर इज़ ए नो डेडलॉक। एक आईनी और कानूनी तरीक़ाकार है, 7 दिन के अंदर अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग होनी है और आज 172 लोगों को वो लेके गए हैं। 172 वोट ही उनको चाहिए और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन अगर ये 172 वोट जो अपोजिशन है वो साबित कर देती है ऑन ग्राउंड, और तो वो जाहिर है उस दिन वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लीडर ऑफ द हाउस नहीं रहेंगे। लेकिन खबर कोई इसमें सरगर्मी चल रही है इस्लामाबाद में, आप नहीं। क्या नोट कर रहे हैं? मामलात तय करवाने के लिए कोई सरगर्म है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर एक कानूनी तरीक़ाकार के ऊपर अमल हो रहा है, उसमें कोई आईनी और कानूनी वायलेशन नहीं हो रही, कोई डेडलॉक नहीं हो रही। अब आपका दूसरा सवाल के असल सूरत हाल क्या है। देखें, इस्लामाबाद के अंदर पिछले 2-3 दिनों के दौरान जो सबसे बड़ा इशू आया है वो जो मुबैना ख़त है। हमारे इससे 2 दिन पहले हमारे शाम को प्रोग्राम में, शामी साहब के प्रोग्राम के अंदर नसीम ज़हरा साहब जो पहले दुनिया टीवी का हिस्सा भी रही हैं, बहुत बड़ी सहाफ़ी हैं, वो पहले ये बात करती हुई सुनाई दी कि ये कोई ऐसा ख़त नहीं है, ये असेसमेंट है जो हमारे किसी दूसरे मुल्क के अंदर एम्बेसडर है उन्होंने मुल्क के अंदर भिजवाया। आज उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये बहुत एक बड़ी खबर है, एक कम्युनिकेशन हुई है, फॉर्मल कम्युनिकेशन हुई है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वार्न किया गया है, डिमार्च दिया गया है कि आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के होते हुए हम मुल्क पाकिस्तान के साथ कोई इंगेजमेंट नहीं करेंगे और अगर वो जाएंगे तो फिर ही आपको माफ़ी मिल सकती है। ये नसीम ज़हरा साहब, चूँकि वो हमारे टीवी प्रोग्राम्स के अंदर आती रही, ये पहले उनका बयान था। खबर हम देख रहे हैं कि इस मामले पर हर शख्स की अपनी अपनी असेसमेंट है। असल बात तो तब निकलेगी ना, जैसा कि अभी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, इस इजलास से मुतालिक कोई खबर अभी तक बाहर आई है? मैं अगर 1 मिनट आनी टेप पर दे दे तो मैं यकीन करो सारा आपको वाजे कर देता। मैं यही कह रहा हूँ, अब कल जो है सहाफ़ियों के साथ जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की, कल हम आपके साथ हमारी मुलाकात रही, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने वो तमाम उस ख़त के अंदर जो मंदरजात है वो रखे गए हैं। सिक्योरिटी काउंसिल जो कमेटी है उसमें पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारों के तमाम जो सरबराहान हैं मौजूद थे, तो उनके सामने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। उसके बाद आज पार्लियामान की एक कमेटी है जो डिफेंस की कमेटी है, उसके सामने भी स्पीकर नेशनल असम्बली ने कहा था कि हम रखने को तैयार हैं, लेकिन इतलात आ रही है कि अपोजिशन कह रही है कि हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल सबसे अहम है जिसके ऊपर मरियम जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो पॉलिटिकल जो सियासी मंजराम है जो आपको तब्दील होता हुआ नज़र आएगा, उसका इन्हिसार है कि वो जो ख़त है जो हुकूमत वक्त दावा कर रही है कि एक ऑफिशियल लेटर के ज़रिए मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को कंडेम किया गया है, उनको कहा गया कि हम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं चल सकती। तो अगर वो उस ख़त की हकीकत साबित हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी लेटर जा चुका है, लिहाजा उसके बाद सवालात अभी जो उठने शुरू हो गए हैं कि क्या मौजूदा जो मुल्क के अंदर सियासी जो मामला चल रहे हैं उसका कोई उस खत के साथ कोई राब्ता है या नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता है या नहीं है। चूंकि हुकूमत एक दावा कर रही है कि ऐसा है, पिछले 24-48 घंटों के दौरान जो राब्ते हुए हैं बुनियादी तौर पर उसी खत को लेके जो है बातचीत चल रही है, क्योंकि अगर वो खत हकीकत है तो उसके बाद फिर अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता है तो फिर बहुत ज़्यादा सवालात उसके ऊपर उठेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कल भी सवाल किया था और मैंने बजाते खुद ये सवाल किया था कि आप कितने % सर्वाइव अपने आप को होता देख रहे हैं। उनका दावा है कि जी मेरा 80% सर्वाइवल के चांस है। आज 172 हैं, अगर उस दिन 172 की बजाय 171 हो जाते हैं, 170 हो जाते हैं तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होगी। लिहाजा आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलना चाहिए।
जिसके पास ठीक है, यानी अक्सरियत होगी उस दिन वो आखिरी कामयाब हो बॉल पर जाएगा। भी बाजी पलट सकती है। देखना यह है कि हुकूमती अराकीन और रहनुमा वज़रा हमें काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं इसकी वजह के। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये ख़त हकीकत है या फसाना? इसका पता तो तभी चलेगा ना जब आप इस पर ब्रीफिंग लेंगे। पार्लियामेंट के सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास है और अपोजिशन ने इसमें जाने से मना कर दिया है, तो क्या अपोजिशन का ये तर्ज अमल दुरुस्त है? देखिए, मैंने तो कल ही कहा था कि अपोजिशन इस किस्म के इजलास में नहीं आएगी। बुनियादी झगड़ा जो हमें नजर आता है वो ये है कि हुकूमत के जो मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू हमने टेलीविजन पर सुनी है, उससे तो ये अंदाजा होता है हुकूमत ये समझती है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक गैर मुल्की इनिशिएटिव की वजह से किया जा रहा है। इसकी हकीकत नहीं है, बल्कि गैर मुल्की इनिशिएटिव पे है। लिहाजा वो गालबन इसको बाईपास किया, इसको इधर उधर करना चाहेंगे। अब सूरत हाल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमल चल पड़ा है, मेरे नजदीक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस जो भी है वो बजाय इतवार के एक दिन पहले कर लें। अगर जीत गए तो इमरान खान साहब इसको डील कर सकते हैं, अगर नहीं जीते तो अगली आगे हुकूमत इसको जो है वो डील करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि अभी ऑपोजिशन की जानिब से सप्लीमेंट्री एजेंडा जारी करने की दरख्वास्त की गई थी कि इस एजेंडे में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब और वोटिंग भी जल्द से जल्द करवाने की उनकी कोशिश है। तो रूल के मुताबिक तो 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर वोटिंग होनी है, तो ऑपोजिशन को इतनी जल्दी किस बात की है? कि आपको लगता है कि ये खदशा लाहक हो गया ऑपोजिशन को कि हवाओं का रुख बदल सकता है? देखिए, हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तो हवाओं का रुख बदल नहीं सकता। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ आपको जाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर कोई और रास्ता अडॉप्ट करेंगे तो वो अलग बात है, वो फिर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में चीज नहीं रहेगी। तो इसलिए मेरे नजदीक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए नतीजा क्या निकलता है। अगर वोट इसमें मेंबर्स कम हुए तो फिर इमरान साहब इस सारे केस को डील कर लें जिस तरह भी डील करना चाहते हैं। और अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो जो भी नई हुकूमत आएगी वो इसको डील करेगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशनली पोस्टपोन नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत का ख्याल है कि गैर मुल्की इशारे पे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है। इसका या तो कोई ऐसा सबूत हो जो 1-to-1 आप रिलेशनशिप आप एस्टेब्लिश कर सकें। अगर 1-to-1 रिलेशनशिप आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो ये इंटरप्रिटेशन की बात है, और इंटरप्रिटेशन जो है मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ हो सकती है, जो कि इस वक्त है। गवर्नमेंट ये समझती है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो बाहर के इनिशिएटिव पे है, और अपोजिशन ये समझती है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को टालना चाहते हैं। अब इसमें दरमियानी रास्ता क्या है वो हमें समझ नहीं आ। एग्जैक्टली दरमियानी रास्ते की तलाश में ही हम आज अपनी ट्रांसमिशन करें। लेकिन उससे पहले सलमान साहब, हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि जब तक ये ख़त के मामले पर तहकीकात नहीं हो जाती वोटिंग से रोका जाए स्पीकर को। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई किरदार अदा कर सकती है? क्या बीच का रास्ता यहीं से मिल सकता है? देखें, बात यह है कि इस तरह के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान का सबसे मुतबर ऐवान तो पार्लियामेंट है। कि कितनी बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि जिस ऐवान ने कौम और मुल्क को दरपेश मसाइल का हल करना होता है वहाँ पर तो कुछ नहीं होता। वहाँ पर तो सवाए लड़ाई झगड़े के और एक दूसरे को पे इल्ज़ाम तराशी के और हंगामा हराई के, और बिल आखिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करना पड़ता है। लेकिन ये खालिस्तान आइनी और कानूनी मामला है और हम मुसलसल 3-4 हफ्तों से ये कहते रहे कि ये मामला ऐवान के अंदर हल होना है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको उसे ऐवान के बाहर भी गर्म करने की कोशिश की है। और जैसे आपने कहा कि वो उनके वज़रा बड़े इस वक्त एतमाद से, बात यह कि हमने कुछ 30-35-40 साल जर्नलिज्म की है कि हमेशा हुक्मरान, आपके ख्याल में कि प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं पता कि क्या सूरत हाल है? और जैसे भी कहा कि आपने कहा कि 172 मेंबर हैं, वो उन लोगों को उस इजलास में नहीं बुला सकते। आपके सब चैनल पे चल रहा है कि 177 हैं। बात यह कि उनकी अक्सरियत है। और मेरा सवाल ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बड़ी रैली से खिताब करते हुए इस खत को इशू बनाया तो उसके बाद तो चाहिए ये था कि पाकिस्तान की जो इलेक्टेड ऐवान है उसके मेंबरान भी तो उसका नोटिस लेते। उसके बाद तो वो लूज करते जा रहे हैं। अब उस खत को बड़ा इशू बना के क्या इस आइनी और कानूनी अमल को रोका जा सकता है? मैं नहीं समझता। बात है कि ये क्राइसिस कौन पैदा करना चाहता है? आप तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जमहूरियत के ख़्वाह थे जो वाक़ईतन हकीकी मैंने में उस स्पिरिट के मुताबिक हो।
आपका ज़मीर फरोशी, लोटाक्रेसी और करप्शन और लूटमार के खिलाफ एक बयानिया था, और क्या आप उसमें किस हद तक कामयाब हुए? और जो कुछ अब देखने में आ रहा है, मेरा ख्याल है जो ओरिजिनली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पार्टी थी, उनका जो मौक़िफ़ था, अगर आप अमली इक़दाम देखें तो उन सबकी नफ़ी है। सलमान साहब, आपको नहीं लगता वो करप्शन और एहतसाब, ये जिस बयानिए के साथ ये हुकूमत आई थी इख्तदार में, अब वो एक साइड पर है, और ये जो ख़त का मामला सामने आ गया, इससे खान साहब ने एक नया नैरेटिव बिल्ड कर लिया। आप कोई आज की या इस हफ्ते की बात नहीं है करप्शन और लूटमार। पिछले 3.5 साल से कोई एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने मुखालफिन को चोर और डाकू करार ना दिया हो। क्या ये किसी डेमोक्रेसी में ये इस बात की इजाज़त होती है कि प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर से बात करने के लिए तैयार ना हो? तो अब तो ये मामला एक ख़ास लैज पे आ गया है, ये बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये जो एप्लीकेशन आप कह रहे हैं, ये फैसला हतमी तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। आखिर क्यों रिलक्टेंट हैं कि जी एक खालिस्तान पार्लिमानी और आईनी अमल आगे की तरफ चलना है? कौन इसमें रुकावट पैदा करना चाहता है और इसमें मुतासर कौन होगा? पाकिस्तान के अवाम सारा कुछ जानते हैं। हम कब तक किस बात पे अटके रहेंगे जी वो 172 है, 177 है? हम तो पहले ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि जी हुकूमती इत्तेहादियों ने छोड़ सकते हैं। अब तो ना सिर्फ हुकूमती इत्तेहादियों ने छोड़ा, वो लोग छोड़ गए जो खुद तहरीक इंसाफ के चेहरे थे। आखिर इतनी मायूसी इस हुकूमत से और प्राइम मिनिस्टर से क्यों कर रही है, इस बात का जायजा लेना चाहिए। और आखिरी बात यह है, देखिए ये हुकूमतें, मैं बार बार कहता हूँ, आनी जानी चीज़ होती है, और आप अपनी सियासत अगर बचाना चाहते हैं तो ये आपका हक है। क्या इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हो जाएगी? मैं मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छी बात है कि माजी के अंदर वो अपोजिशन के अंदर थे, 3.5 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो वो बैठें जाके अपोजिशन की सीट पे और वो इनको टफ टाइम दें और वहाँ जाके ऐवान के अंदर बताएं कि मेरे खिलाफ क्या हुआ। अब अगर ये बात की जाए कि जी अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया, इस तरह की धमकियां भुट्टो साहब को भी मिली थी। इस तरह मैं ये बात कहता हूं कि आपके सीपैक के खिलाफ साजिश किसने की थी? मौजूदा सूरत हाल रुख इख्तियार कर रही है, इसमें क्या कोई सालिस का किरदार अदा कर रहा है? पसे पर्दा कोई डेवलपमेंट हो रही है इस मामले में? अर्ली इलेक्शन का ऑप्शन कितना कारगर है, या फिर मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा चुके हैं? इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। मरियम औरंगजेब ने भी यही कहा कि मेरा और कौम का एक ही सवाल है कि अदम एतमाद पर फौरी तौर पर वोटिंग करवाई जाए। तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर-ए-सदारत ये कौमी असम्बली का इजलास जारी था। उन्होंने इस इजलास को 3 तारीख तक मुलतवी कर दिया है और उन्होंने कहा कि लगता है कि वक्फा सवालात में कोई भी संजीदा नहीं है। ये बात कहकर उन्होंने 3 तारीख तक इस इजलास को मुलतवी कर दिया है। 3 अप्रैल को अब ये इजलास दोबारा होगा। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी कासिम सूरी की ज़ेर-ए-सदारत जारी था और अब इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया है 3 अप्रैल तक। और वक्फा सवालात में शाज़िया मरी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कब करवा रहे हैं, जल्द अज जल्द करवाई जाए। जबकि मरियम औरंगजेब की जानिब से भी कहा गया कि मेरा और कौम का एक ही सवाल है कि अदम एतमाद पर फौरी तौर पर वोटिंग करवाई जाए। जबकि अपोजिशन अराकीन की जानिब से जिन जिन लोगों ने सवालात किए उनकी जानिब से यही कहा गया कि हमारा भी यही सवाल है कि जल्द अज जल्द वोटिंग करवाएं ताकि आपकी भी जान छूटे। तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर-ए-सदारत ये इजलास जारी था और अब इस इजलास को 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से इस इजलास को 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास जारी था और इजलास कुछ ही देर की कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया है। अभी ये इजलास दोबारा 3 अप्रैल को होने जा रहा है। तो शाज़िया मरी की जानिब से वक्फा सवालात में ये पूछा गया कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आप कब करवा रहे हैं, जल्द अज जल्द इस पर वोटिंग करवाएं। जबकि मरियम औरंगजेब की जानिब से भी यही कहा गया कि मेरा और कौम का एक ही सवाल है कि अदम एतमाद पर फौरी तौर पर वोटिंग करवाएं। तो कौमी असम्बली का इजलास जारी था। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने का मुतालबा किया है। सभी अरकान की जानिब से यही कहा जा रहा था कि जल्द अज जल्द तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाएं। और एक रुकन ने तो ये भी कहा कि मेरा आपसे भी यही सवाल है कि वोटिंग करवाएं, इससे आपकी भी जान छूटेगी। इसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस इजलास को 3 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। तो हंगामा खेज इजलास जारी था और इस इजलास को अब 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया था। ये कहा जा रहा था कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बहस का आगाज़ करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा देखने में नहीं आया। अभी इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया है 3 अप्रैल तक के लिए। जबकि वक्फा सवालात में शाज़िया मरी की जानिब से कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कब करवा रहे हैं, जल्द अज जल्द करवाई जाए। मरियम औरंगजेब ने भी यही कहा कि मेरा और कौम का सिर्फ एक ही सवाल है कि अदम एतमाद पर फौरी तौर पर वोटिंग करवाई जाए। साथ ही साथ जितने भी अपोजिशन अराकीन थे सबका एक ही मुतालबा था, सबकी जानिब से एक ही सवाल बार बार दोहराया गया कि जल्द अज जल्द तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई जाए। तो अब इस इजलास को 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास जारी था और कुछ ही देर की कार्रवाई के बाद इस इजलास को अब 3 अप्रैल तक के लिए
मुलतवी कर दिया गया है। अब देखते हैं कि 3 अप्रैल को क्या होता है, क्या तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होती है या नहीं होती है। अब ये तो 3 अप्रैल को ही पता चल सकेगा। 3 अप्रैल सुबह 11:30 बजे तक इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। अब दोबारा ये इजलास 3 अप्रैल 11:30 बजे शुरू होगा। और वक्फा सवालात में शाजिया मरी की जानिब से ये कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आप कब करवा रहे हैं, जल्द अज जल्द करवाएं। जबकि मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि मेरा और कौम का एक ही सवाल है कि अदम एतमाद पर फौरी तौर पर वोटिंग करवाएं। जबकि जितने भी अपोजिशन अरकान जिन्होंने वक्फा सवालात में सवालात किए, उनकी जानिब से यही मुतालबा बार बार दोहराया गया कि जल्द अज जल्द तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई जाए और फौरी तौर पर इस पर वोटिंग करवाई जाए। इस पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस इजलास की कार्रवाई को 3 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी था, जो कि अब 3 अप्रैल सुबह 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अहम इजलास था और ये कहा जा रहा था कि हो सकता है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बहस का आगाज़ करें। और अगर ईवान की बात की जाए तो ईवान में इमरान खान की अददी बर्तरी इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। मुत्तहिदा अपोजिशन के हामियों की तादाद 177 है और हुकूमत के पास 164 वोट हैं। जबकि अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि अखलाकी तौर पर भी और आइनी तौर पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान अब इस सहल नहीं रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म रहें और उनको चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन अगर हुकूमती अराकीन की बात की जाए और वफाकी वज़रा की बात की जाए तो वो अभी भी यही कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आखिरी बॉल तक खेलेंगे, आखिरी गेंद तक खेलेंगे। इससे कबल वफाकी वज़रा की जानिब से मीडिया से भी बात की जा रही थी। फवाद चौधरी का कहना था कि पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी तलब किया गया है, आज 6 बजे होगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इमरान, ये कहा जा रहा था कि हंगामा खेज इजलास होगा, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी बहस का आगाज़ करेंगे और अपोजिशन के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर ये भी फैसला किया था कि बहुत कम बहस की जाएगी। लेकिन बहुत जल्दी इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया और अब ये 3 अप्रैल को होगा सुबह 11:30 बजे। जी बिल्कुल, आज अपोजिशन की स्ट्रेंथ जो थी ईमान में वो 172 थी, जबकि जो गवर्नमेंट के जो अरकान थे उनकी तादाद कम थी। जब नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो तहरीक पेश की गई बाबर अमान साहब की जानिब से, तो वो वोट आउट कर दी चूंकि जो अपोजिशन के नंबर से ज्यादा थे। उसके बाद जब डिप्टी स्पीकर ने जो है वो वक्फा सवालात का आगाज किया तो जो सवालात अपोजिशन की जानिब से पूछे गए थे तो हर मेंबर जो जिसका नाम पुकारा जा रहा था वो खड़े होकर यही मुतालबा कर रहा था कि डिप्टी स्पीकर जो है वो उसके ऊपर वोटिंग करवाएं, अदम एतमाद के ऊपर आज ही वोट करवा दें। 2-3 जो मेंबर्स थे जिनमें शाजिया मरी, मरियम औरंगजेब और ताहिरा औरंगजेब और उसके अलावा 1-2 मेंबर्स और थे जिन्होंने इसी तरह की मुतालबा किया कि आप इसके ऊपर फौरी तौर पर जो है वो वोटिंग करवाएं अदम एतमाद के ऊपर। उसके दौरान जो है वो बाप के जो रहनुमा है बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मकसी जैसे वो हाल के अंदर आए हैं, तो हुकूमती अरकान ने उनके खिलाफ लोटे लोटे के नारे लगाए। डिप्टी स्पीकर ने ये कहा कि जो माहौल जो है वो इस वक्त ईवान का जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए इजलास जो है इतवार सुबह 3 अप्रैल इतवार के रोज सुबह 11 बजे तक मुलतवी किया जाता है। ठीक है इमरान, आप साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खाबर घुमर ने ज्वाइन किया है। खाबर, बहुत ही मुख्तसर सी कार्रवाई रही और मुलतवी कर दिया गया है 3 अप्रैल तक के लिए अब इस कार्रवाई को। ये देखें, हमें पहले इस बात का एहसास था कि जो हुकूमत है उसका इरादा यही है, जिस तरह उन्होंने सेशन बुलाना था वो भी उन्होंने तमाम जो मुकर्रर वक्त था उसकी आखिरी लिमिट तक वो गए, 3 दिन ऊपर ले लिए। अभी ये जो है 7 दिन चूंकि स्पीकर के पास होते हैं, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाती है तो 7 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर वोटिंग करवानी है। लिहाजा चूंकि सारे का सारा आपको पता है मामला पार्लियामान के बाहर सारा अंडर डिस्कशन है, लिहाजा वो आप दोबारा से इतवार को ये सेशन बुलाया गया है और वो आखिरी दिन है। और इस्लामाबाद के अंदर अब ये इतलात इस तरह की हैं, खबरें इस तरह की ज़ेरे गर्दिश हैं कि उससे पहले कोई ना कोई मामला तय हो जाएगा। खास तौर पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों तरफ के साथ कोई मैसेजिंग करके इलेक्शन के हवाले से बात हो जाए। खबर किस तरह से मामला तय हो जाएगा और कौन मामला तय करेगा? देखें, इस वक्त जो हालात वाक़यात हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर, एक मुबैना हद के हवाले से काफी ज्यादा चीजें अंडर डिस्कशन। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी इजलास हुआ। अब उस जो मुबैना खत के मुदरजात हैं जिस तरह बाहर आ रहे हैं वो उसे जाहिर हो रहा है कि वो असेसमेंट नहीं है। उसके पीछे काफी ज्यादा जो चीजें अभी जो मुहरकात हैं उसके ऊपर बातचीत हो रही है, क्योंकि डायरेक्टली ये क्यों कर खत लिखा गया, क्यों कर प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया गया, क्या ये कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं,
अब ये जो रियासती इदारे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस बात का तयन करना है कि क्या मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई रजीम चेंज के हवाले से बातचीत तो नहीं चल रही, इसके अंदर कितनी हकीकत है, क्या कितना अफसाना है, तो वो जब चीजें तय हो जाएंगी तो फिर बात यही है, क्योंकि अपोजिशन की जो सबसे बड़ी डिमांड यही है कि वो मुल्क के अंदर जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहते हैं। लिहाजा अगर हुकूमत वक्त ये एग्री कर लेती है कि जी हम इंतखाबात थोड़ा वक्त से पहले करवा लेते हैं, एक मुकर्रा वक्त तय हो जाए अगर दोनों अतराफ के दरमियान, और हाँ, लेकिन सिर्फ अपोजिशन नहीं, खुद भी जो विफाकी वज़रा हैं जैसे शेख रशीद कई दफ़ा कह चुके हैं कि मैं तो इमरान खान को कह रहा हूँ कि बजट के फौरी बाद इलेक्शन अनाउंस कर दें। देखिए वो तो जाहिर है एक प्रेशर तो अपोजिशन की तरफ से है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि चूंकि दोनों अतराफ जो हैं वो एक्सट्रीम पोजीशन ले चुकी हुई हैं, और जब इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं तो फिर जाहिर है 22-23 करोड़ का मुल्क है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ऑलरेडी हम ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जिस तरह एंगेज हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि मुल्क के अंदर इस तरह का सियासी अदम इसका काम जो ज्यादातर जारी रहे। आप पहले से देख रहे हैं कि मईशत के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आ रहा है। आज भी जो इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद की वजह से जो मुल्क की जो हमारी रेटिंग है वो मनफी हो सकती है और मजीद मसाइल बढ़ सकते हैं। एक्सचेंज रेट के हवाले से आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा मसाइल बढ़ रहे हैं। आज डॉलर किस तरह किस जगह पे रेट चल रहा है, साथ साथ जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो मसाइल पैदा हुए हैं, लिहाजा मुल्क के अंदर जितनी जल्दी हो जाए ये मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करने की जरूरत है। तो वो जो जिम्मेदारान हैं मुख्तलिफ अतराफ में बैठे होते हैं, फिर वो जो लड़ने वाली पार्टीज हैं उनको फिर फेस टू फेस बैठाया जाता है। आज एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसी हवाले से दाखिल हो गई है कि चूंकि मसाइल काफी बढ़ गए हैं, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, उसमें पार्लियामान को, उसमें स्पीकर को, हुकूमत को, अपोजिशन को, तमाम पार्टीज को जो है उसमें पार्टी बनाया गया ताकि वो आए और अपना अपना मुद्दा बयान करें। अब वो पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो फिर मामला जाहिर है एक ठीक है, देखना ये होगा कि मामला हल की तरफ जाते हैं या सियासी अदम इस्तेहकाम जूं का दूं रहेगा। हबीब अकरम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हबीब साहब, तवक्को तो थी कि आज का कौमी असम्बली का इजलास हंगामा खेज होगा, शहबाज शरीफ धुआंधार तकरीर करेंगे, अदम एतमाद पर बहस का बाकायदा आगाज होगा, लेकिन हुआ ये कि कुछ भी नहीं हुआ। वजीर आजम तो कह रहे हैं कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, और लड़ने के लिए आपको मैदान में आना है ना। जब मैदान लगाए, ऐवान सजाए, आप ऐवान में आ ही नहीं रहे तो किस तरह से लड़ेंगे? आपको लगता है हुकूमत की जानिब से ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? देखिए, ये हुकूमत की जानिब से ताखिरी हरबे हो या ना हो, असल दस्तूर की बात है कि दस्तूर के अंदर जो अदम एतमाद के लिए तयशुदा वक्त है उसका क्लॉक टिक टिक चल रहा है। तो लिहाजा जैसे ही वो तयशुदा वक्त खत्म होगा तो वहां पर हुकूमत को वोटिंग करवाना होगी। तो लिहाजा हुकूमत के पास कोई ज्यादा ऑप्शन है नहीं है कि वो कोई ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर सके। ये सवाल पार्लियामेंट के सामने है कि पार्लियामेंट क्या वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार करती है या फिर अदम एतमाद उनके खिलाफ जो तहरीक पेश की गई है वो नाकाम हो जाती है। अब ये हमें अब जो एक और इसके लिए जरूरी नहीं है कि हुकूमत का कोई शख्स इस वक्त मौजूद हो, आए वो यानी वो पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा बने या अपना जवाब दे या कोई धुआंधार तकरीर करे। अहम तरीन बात यह है कि वोटिंग का वक्त जब तय कर लिया जाएगा और मुकर्रर हो जाएगा तो क्या उस वक्त अपोजिशन 172 से ज्यादा लोग ऐवान में मौजूद दिखा सकती है जो ये कहें कि उन्हें वजीर आजम पर एतमाद नहीं? और अगर एक दफा ऐसा हो गया तो जाहिर है कि वजीर आजम तो फिर अपने मंतब लेकिन हबीब साहब, रूल्स के मुताबिक तो जब अदम एतमाद पेश हो जाए उसके 3 दिन बहस के होते हैं और 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग होनी है, लेकिन बहस तो हमें नहीं लग रहा कि इस पर होगी और आखिरी दिन है 3 अप्रैल इस पर वोटिंग का। तो आपको लगता है कि हुकूमत तैयार है इसके लिए? अभी तक वो तैयार ही नहीं है, इसलिए इजलास को बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया है। देखिए, हुकूमत का दावा यह है कि वो तैयार है इस काम के लिए, और आज भी आप देख रही हैं कि सारे इजलास से पहले सारे वज़रा आए, यके बाद दीगरे कई वज़रा आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बताया कि हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और आइंदा चंद दिन में हालात तब्दील हो जाएंगे और मालूम नहीं क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अब देखना यह है कि वो हालात की तब्दीली क्या 3 अप्रैल तक आनी है, क्योंकि उसके बाद जब एक दफा ये तहरीक पेश हो जाएगी तो 4 या 5 तारीख को तो उनका वक्त वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो उस वक्त तक तो लाजमी है वोटिंग करवाना, तो वोटिंग तो होनी ही है अल्टीमेटली। बिल्कुल, वोटिंग तो होनी ही है और 3 अप्रैल तक इजलास मुलतवी कर दिया गया। साद रसूल हमारे साथ मौजूद है। साद, आपको लगता है कि हुकूमत तैयार है, लेकिन जिस तरह से इजलास को 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है, हुकूमत घबरा गई है क्या? साद रसूल
कि यहाँ से ऑनवर्ड्स जो होगा, बज़ाहिरन तो हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं लगते, लेकिन कॉन्फिडेंट होने के बावजूद यहाँ से ऑनवर्ड्स जो भी होगा वो किसी को भी हतमी तौर पे हुकूमत के अंदर पता नहीं लग रहा कि अगर तो नंबर्स किसी वजह से हुकूमत के पूरे होंगे तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन में से कुछ लोग वोट नहीं करेंगे अदम एतमाद में। वो कौन से लोग हैं, क्या वो करेंगे नहीं करेंगे, क्या ये वैसे ही हुकूमत का एक ख्याली मफरूजा है सिर्फ, इसको तो भी हतमी तौर पे नहीं कह सकते। तो क्योंकि हुकूमत मेरे ख्याल में इस वक्त श्योर नहीं है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो कैरी कर सकेगी या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो कैरी कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, इस वजह से वो कानूनी और आईनी तरीके से जितने मैक्सिमम डेज हुकूमत को आइन के अंदर दिए जा सकते हैं, यानी कि आखिरी दिन पे अगर वोटिंग हो तो जितने मैक्सिमम डेज हुकूमत को दिए जा सकते हैं, मेरा ख्याल है कि ये वहां तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनका आईनी और कानूनी हक है, क्योंकि आइन इस बात की इजाजत तो देता है कि इतने मैक्सिमम डेज के अंदर वोटिंग होगी। तो हुकूमत उस दिन तक स्पीकर नेशनल असेंबली इस वोटिंग की ताखीर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन खबर तासुर क्या जा रहा है इससे? अल्टीमेटली तो वोटिंग होनी ही है, आप क्यों नहीं फेस कर रहे अभी से इस चीज को? देखें, इस पे आप एक आर्गूमेंट कर सकती हैं, मैं इस पे एक आर्गूमेंट कर सकता हूँ कि हुकूमत डर रही है, भाग रही है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो हबीब साहब ने बात की ना कि 7 दिन के अंदर अंदर तहरीक अदम एतमाद के जो प्रोसीजर को, प्रोसेस को कंप्लीट होना है, वोटिंग का होना है, लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर आप इसके ऊपर आप बहस मुबासा तो कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप हुकूमत को कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते कि आप तो आइन की वायलेशन कर रहे हैं, किसी कानून की वायलेशन कर रहे हैं। अब जाहिर है आखिरी दिन है, आखिरी दिन के अंदर जो वोटिंग हो जाएगी और पता चल जाएगा किसके पास कितने नंबर हैं। आज 172 लोग आए हैं, वो अगर 172 में से एक कम हो जाता है 171 तो ये तरीके अदम एतमाद फेल हो जाएगी। अगर 172 की बजाय 173-74 लोग आ जाते हैं तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। लिहाजा अब ये इसमें बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, बात हम कर सकते हैं कि जी हुकूमत डर गई है, हुकूमत क्यों नहीं फेस कर रही है, उसको वहां पर बात करनी चाहिए। देखिए, होने को तो बहुत कुछ होना चाहिए। मसला ये हो गया है कि पहले दिन जब ये असेंबली मार्ज वजूद में आई थी, अपोजिशन ने इमरान खान को कह दिया कि तुम सिलेक्टेड हो, तुम ये वोट चोरी करके इस जगह पे आए हो। उसी दिन से बदएतमादी पैदा होगी। अब इसका इल्जाम हुकूमत पे डाल दें, अपोजिशन पे डाल दें, एक लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट दोनों तरफ में पाया जाता है, वो एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अब ये अपोजिशन के ऊपर इल्जाम, लेकिन सवाल यही है ना कि क्या सूरत हाल जूं की तूं रहेगी। सलमान गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सलमान साहब, आपने प्रोग्राम में पेशगोई की थी कि कुछ बैकडोर राब्ते जो हैं वो चल रहे हैं। हुकूमत का 3 अप्रैल तक इस इजलास को मुलतवी करना ये जाहिर करता है कि वक्त लिया जा रहा है, हो सकता है तब तक मामला तय पा जाएं। देखें, नंबर 1 तो मैंने पेशगोई नहीं की थी, आपने मुझे सवाल किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह की सूरत हाल तारी हो तो हम बतौर तर्जिया कार इस्लामाबाद की सूरत हाल को देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल जब एक डेडलॉक तारी है तो उसमें कैसे इससे आगे निकला जाएगा। तो बहरहाल इस्लामाबाद के अंदर अगर हुकूमत मौजूद है तो रियासत पाकिस्तान के इदारे भी मौजूद हैं, उन्होंने रियासत के मफादात भी देखने हैं। वो ये नहीं चाहेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसी गैर यकीनी की सूरत हाल तारी हो जिससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो। देखिए, बात ये एक खालिस्तान आइनी और कानूनी अमल था और पिछले 1 माह से जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल तारी की गई है इस हवाले से ये कोई अच्छी नहीं है। और अब भी जब हम बात कर रहे हैं कि जी एक डेडलॉक किसी कैफियत है, होना तो ये चाहिए था कि इजलास है और इजलास के हवाले से संजीदगी तारी की जाती है और अच्छा होता कि इसी इजलास में, देखें इसका एक प्रोसेस है, उसमें 3 दिन तक बहस होनी है कि आए ना गवर्नमेंट आके ऐवान के अंदर बहस करे। हम चले गए 3 अप्रैल पे और कि जी 3 अप्रैल को जाके गिनती होगी, इससे पहले अपना अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए था। हमारी सियासी बदकिस्मती ये है कि हम पार्लियामेंट को वेटेज देने के लिए तैयार ही नहीं है कि जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है, पाकिस्तान को दरपेश कौमी अवामी सियासी मसाइल का हल वहाँ पे होना चाहिए। आखिर क्यों कर वहाँ से हल नहीं निकलता, क्यों कर रियासत के दीगर अदारों की तरफ देखने पे मजबूर होते हैं। मैं समझता हूँ कि हालात जिस नहज पे खड़े हैं, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, देखें वो जिस खत को बुनियाद बनाकर एक नई सूरत हाल तारी की गई है वो बात अपनी जगह पे मौजूद होगी, लेकिन उस खत के इंकशाफ के बाद क्या हुकूमती इत्तेहादी उनसे टूटे हैं या नहीं, क्या उसका इम्पेक्ट कायम हुआ है या नहीं। कतई नज़र इस बात के जो चीज़ ऐवान के अंदर होनी चाहिए थी
अब 3 तारीख को क्या यकीन है, जिस तरह की सूरत तारी हो रही है उसमें तो डिलेइंग टैक्टिक्स बढ़ते जा रहे हैं, कोर्ट से रिजू किया जा रहा है। भाई आखिर आप खुद पार्लियामेंटेरियंस हैं और बड़े बड़े वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो 6-6, 7-7, 8-8 दफ़ा इस पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। आपके दरमियान कोई ऐसे बंदे नहीं हैं जो बैठ के कोई इसका हल तलाश कर सके, और जब आप हल खुद नहीं तलाश कर पाएंगे और ये मामला किसी और के सुपुर्द होगा तो फिर फैसला वो करेंगे। और ये हमारी सियासी तारीख का हिस्सा रहा है कि डेडलॉक तारीख किया जाता है, डेडलॉक के मकासद क्या होते हैं, डेडलॉक तारीख कौन करता है, ये सारी चीज़ें कौम के सामने हैं, सबको लोग देख रहे हैं, सबका मौक़िफ़ कौम के सामने है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर ये जमहूरियत की बुनियाद पे बनने वाला मुल्क है, जमहूरियत की बुनियाद पे कायम रहना है, तो फिर आप जमहूरी तर्ज अमल क्यों नहीं इख्तियार करते? एक दूसरे को चोर और डाकू की गर्दान, ये 3.5 साल से क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? एक बड़े मकसद के तहत आप बरसे इक़्तिदार आए थे, आप अपनी हुकूमती कारकर्दगी पे तवज्जो देते। अभी ये 10 दिन में पहले की बात है, ये जो अपोजिशन को मुतहद करने का और अदम एतमाद का, अगर मेरे से पूछेंगे ये क्रेडिट किसका है तो ये जनाब प्राइम मिनिस्टर का है। अच्छा, चूंकि उन्होंने ये देखे ना, यहाँ तक वो लेके आए, फिर यहाँ पर कहा गया मैं प्राइम मिनिस्टर के, मैं 10 मिनिस्टर्स के नाम ले सकता हूँ कि ये अदम एतमाद पेश ही नहीं कर सकते। भाई आखिर अदम एतमाद आईनी और कानूनी एक अमल का नाम है। कोई हुकूमत अगर अपोजिशन की रिजर्वेशन है तो उसका हक है, तो इसको लेकिन इतना बड़ा वज़ीर-ए-आज़म ये बना कहते के भी पेश दिखाई किया। दिए कि मैं तो दुआ कर रहा था कि ये अदम एतमाद लेकर आए, उस वक्त तक इस खत का कहीं कोई जिक्र नहीं था। लेकिन हबीब अकरम साहब, हमें देख रहे हैं कि आखिरी बॉल तक लड़ने का ऐलान करने वाले आखिरी दिन तक वोटिंग को ले गए हैं। इससे क्या जाहिर होता है, क्या हुकूमत का इन्हिसार कहीं और है, कहीं और तकिया किए हुए है हुकूमत? देखिए, अब ये वो चीज है जिसके ऊपर स्पेकुलेशन की जा सकती है, और आप इस पे जितनी भी हकायत लजीज है वो बयान कर सकते हैं कि हुकूमत ये सोच रही है, हुकूमत वो सोच रही है, फलां ने ऐसा ट्वीट किया है, फलां की मुलाकात हुई है, फलां इजलास हुआ है, तो आप इससे कुछ भी मसाले वक्त कर सकते हैं। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि ये फैसला पार्लियामेंट के अंदर होना है। पार्लियामेंट के अंदर से मुराद यह है कि पार्लियामेंट के अलावा कोई भी इदारा अब मजाज नहीं है कि वो इस अमल को रोक सके, इल्ला ये कि किसी न किसी सूरत में खुद तरीके जमात के प्रोपोनेंट्स जो है वो उसको वापस ले लें। और दूसरी बात यह है कि अदालत में जहाँ तक मामला ले जाया गया है, अदालत में आप सुप्रीम कोर्ट के जो चंद दिन पहले रिमार्क्स आए हैं, और उससे पहले भी इस तरह की जब बात हुई है कि पार्लियामेंट के अंदर होने वाली कार्रवाई को रोका जाए, इस तरह की बात की जाए, तो अदालतें इससे हमेशा एतराज करती हैं। अच्छा। और अदालतों का ये मनसब भी नहीं है कि वो पार्लियामेंट के अंदर होने वाली किसी चीज में फरीक बने या वहां के पार्लियामेंट के अंदर के फरीकों को अदालत में ले। तो लिहाजा ये मामला सियासत का है, ये पार्लियामेंट के अंदर ही तय होना है, पार्लियामेंट के बाहर कोई और फोरम मौजूद नहीं। अब सवाल ये है, सिर्फ एक वो ये है कि क्या मुतल्लिक़ जिस दिन वोटिंग होगी और जो वक्त मुकर्रर किया जाएगा उस वक्त 172 लोग इसके हक में खड़े होंगे। क्या 172 लोग अपोजिशन के हक में अपना वोट देंगे, हाथ उठाएंगे, उस गैलरी में जाएंगे जहाँ पे स्पीकर उन्हें जाने के लिए कहेगा और शरीक होंगे उस वोटिंग में? उस दिन सूरत हाल वाज़ेह होगी कि कौन किसके साथ है और कौन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होगा। ठीक है, आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया कि सुप्रीम कोर्ट इसमें फ़रीक नहीं बनेगी, लेकिन साथ हम देख रहे हैं एक दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि जब तक ख़त पर तहकीकात का मामला नहीं हो जाता स्पीकर को वोटिंग से रोका जाए। आपको लगता है कि कोई किरदार अदा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और इस दरख्वास्त के असरात कुछ हो सकते हैं? देखिए, माजी के अंदर इस तरह की सुप्रीम कोर्ट्स रही हैं मौजूद जो कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस को सियासी सवालात के अंदर हम पड़ी रही हैं। हमने देखा कि इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त के अंदर भी इसी तरह हुआ, साकिब निसार साहब के वक्त के अंदर भी इसी तरह हुआ, कुछ हद तक दीगर चीफ जस्टिस ने भी ये काम फ्रॉम टाइम टू टाइम किया। लेकिन जो करंट सुप्रीम कोर्ट है, खासतौर पे जस्टिस उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस साहब के अंडर, उसने बार बार इस बात का तज़किरा किया है मुख्तलिफ कमेंट्स के अंदर भी, मुख्तलिफ अदालत के केसेस की प्रोसीडिंग्स में भी, कि पार्लियामेंट को चाहिए कि वो अपने सवाबदीद, अपने इख्तियारात, अपनी पावर्स का खुद तायुन करे, यानी कि सियासत जो है उसके अंदर कानून को और अदालत को ना खींचा जाए। अब अगर तो कोई आइन का इस तरह का डेडलॉक बन जाए जिसमें के ऑप्शन कोई ना हो सुप्रीम कोर्ट के पास कि रियासत की मशीनरी सिर्फ तब चलेगी, हमारा जमहूरी अमल सिर्फ तब चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर करेगी, फिर तो बात एक और है। लेकिन इसके अलावा जो एक जनरल टेंडेंसी माजी के अंदर रही सुप्रीम कोर्ट की कि
वो सियासी सवालात के अंदर इंटरफेयर भी करे और अपने और खुद फैसले करे, रादर देन के पॉलिटिक्स हमारी फैसला करे, ये इस सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल नहीं लगता। जिस वजह से मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि वोटिंग जिस तरह होनी चाहिए, जिन दिनों के अंदर होनी चाहिए उन दिनों के अंदर वोटिंग हो, और सियासी इश्यूज का रद्द-ए-अमल सुप्रीम सियासतदान अपना खुद तयन करें। अब सिर्फ एक मैं इसमें ऐड करता चलूं कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कार्रवाई है वो एक सियासी कॉन्स्टिट्यूशनल अमल है। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर करेगी। अच्छा। हाँ, अगर ये जो बैरून मुल्क का जो कम्युनिके है जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है और ये भी कहा है कि हम अदालत और एक मैटर अभी अदालत के अंदर एक रेगुलर पिटिशन शायद गई भी है, अगर इस मैटर को फरीकैन ये समझें कि किसी के ऊपर ऑपोजिशन को गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट को ऑपोजिशन के ऊपर एतबार नहीं है और किसी इंडिपेंडेंट फोरम से इसकी वेरिफिकेशन करवा ली जाए या इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए, तो शायद सुप्रीम कोर्ट ही वो वाहिद हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में फोरम हो जो कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना के तो इसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन या उस कमीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी इस लेटर के अंदर इंडिपेंडेंट रहेगी उस कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल अमल से जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का अमल है। मेरा नहीं ख्याल कि उसको सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी। ठीक है, ये खबर यही सवाल आपकी जानिब लेकर आती हूँ। पार्लियामान के बजाय सियासी मामलात को अदालत में लेकर जाना, इसका जवाब बनता है ऐवान को क्यों नहीं इज्जत बख्शी जाती? देखें, कल एक मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हुई और उसमें हबीब अकरम साहब भी मौजूद थे और वहाँ पे हमें बताया गया कि जो एक लेटर है जो हुकूमत का दावा है और जो कि असेसमेंट नहीं, एक लेटर है एक किसी दूसरे मुल्क की तरफ से, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो धमकियाँ दी गई हैं। उस लेटर के अंदर एक से ज़्यादा दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जिक्र हुआ है, एक से ज़्यादा दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र हुआ है। ये हुकूमत का दावा है, हुकूमत ने जो हमारे साथ मंदरजात शेयर किए हैं। तो बुनियादी तौर पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हुकूमत वक्त है, उसको टारगेट किया जा रहा है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उसका तख्ता उल्टने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खबर हम तो ये हुकूमत की तरफ से एक चीज सामने आई, बकौल हुकूमत के 7 मार्च को ये खत उन्हें मिला, उसके बाद इतने जलसे किए वज़ीर आज़म इमरान खान ने, इतनी लंबी लंबी तकारीर की और ये भी कहते रहे कि मैं तो दुआ कर रहा था ये अदम एतमाद लेकर आए। तो उस वक्त इस साजिश को क्यों नहीं बेनकाब किया गया? 27 तारीख का दिन ही क्यों चूज किया गया? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसलिए वो इमरान खान साहब दुआ कर रहे थे। मेरी असेसमेंट है, ये मेरा लेटर नहीं, मैंने किसी को लिख रहा है, ये जो मेरी असेसमेंट है उसका बुनियादी मकसद ये है कि उनके पास ये तमाम चीज़ें शायद पहले से अवेलेबल थी या इंफॉर्मेशन आ रही थी या साथ को पहुंच गई। आपका जो सवाल है, तो वो चाह रहे थे कि क्या ये इंफॉर्मेशन जो है वाकई इसके तहत ये सारे का सारा प्लॉट इसी तरह रिवील होगा, इसी तरह आगे चीज़ें चलेंगी। लिहाजा उससे बकौल हुकूमत के उस लेटर की जो जेन्युइननेस, उसकी ओरिजिनलिटी भी उनके मुताबिक साबित हो गई और प्लस चूँकि वो एक आया हुआ है ऑफिशियल चैनल के ज़रिए आया हुआ है, लिहाजा उस हवाले से भी वो कुछ वेरिफिकेशन के प्रोसेस में थे कि क्या ऐसी बात है या नहीं है। अब इसके ऊपर आप बिल्कुल सही आर्गूमेंट कर सकती हैं कि पहले क्यों नहीं लाया गया। अब जब हुकूमत वक्त मान लिया देर हो गई कि उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी ले गई है, हुकूमत वक्त उसको पार्लियामान की कमेटी के सामने भी रखना चाह रही है। सवाल यही है ना कि जलसे में क्यों लहराया गया, मुतल्लिका फोरम से पहले ही क्यों रुजू नहीं कर लिया गया? चलें, अगर पहले नहीं लेके जाया गया अब लेके आए हैं तो इसमें ये तो आपका आर्गूमेंट बनता है, लेकिन अब अगर आ गया है तो एक इतनी बड़ी एक दूसरे मुल्क की तरफ से आपके मुल्क के अंदर एक इंटरफेरेंस अगर ये साबित हो रही है बकौल हुकूमत के, तो क्या बहसियत पाकिस्तानी, बहसियत हमारे जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, सियासत बिल्कुल मुल्क के अंदर होनी चाहिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक दस्तूरी अमल है, इसको होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात किसी दूसरे मुल्क से हुई है या हो रही है तो क्या उसके ऊपर पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को, हुकूमत को, हमारे जो अपोजिशन के जो पॉलिटिशियंस हैं, क्या उसके ऊपर कोई गौर व फिक्र नहीं करना चाहिए? क्या उसको किसी फोरम के ऊपर लेके जाके डिस्कस नहीं उसको करना चाहिए? उस हवाले से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये हुकूमत की तरफ से एक शोशा छोड़ा गया है। हुकूमत बकौल जिस तरह एक आर्गूमेंट बिल्ड किया जाता है कि इसको एज ए पोलिटिकल स्टंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है
चूँकि एतमाद तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई है, चूँकि इस वक्त बज़ाहिर उनके इत्तेहादी उनको छोड़ के जा चुके हुए हैं, मुनहरफ अरकान भी जो है वो भी 2 से 3 दर्जन इस वक्त अपोजिशन के साथ मौजूद हैं, लिहाजा हुकूमत वक्त इस लेटर की बुनियाद के ऊपर एक सियासी केस बिल्डअप कर रही है। ये भी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मेरे ख्याल में उस लेटर की हकीकत के हवाले से, चूँकि हुकूमत ये कह रही है कि हम इसकी हकीकत का तयन करने के लिए तमाम अवेलेबल जो फोरम्स हैं आइन और कानून के तहत वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो मेरी नज़र में उनको इस्तेमाल होना चाहिए। और अगर हुकूमत झूठ बोल रही है, अदालत उज़्मा के पास अगर ये सारे का सारा मामला जाता है, अगर हुकूमत झूठ बोल रही है तो मेरे ख्याल में जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उनके खिलाफ एक बड़ा सीरियस चार्ज बनता है कि उन्होंने मुल्क के अंदर जो मौजूदा ऑनरेबल हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा चार्ज लगाया है। मेरी नजर में इसकी लेकिन सलमान वली साहब, आपको क्या लगता है अदम एतमाद कामयाब होती है या नहीं होती? इस खत के असरात उसके बाद भी रहेंगे, देर पा रहेंगे मुल्क की सियासत में? बात ये है कि ये जो मुबैना धमकी अमेज खत है, इसमें हकीकत क्या है, ये बात भी छुपने वाली नहीं है कि आज से 4 दिन पहले कैफियत कुछ और थी, फिर वो खत एक केबल साबित हुआ। अब आज ये जो अदम एतमाद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस्लामाबाद के अंदर बड़े जलसा आम में बड़े इशू के तौर पे पेश किया, और हमारी इस वक्त लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी, और आपको याद है इस पर हम लोगों ने क्या कमेंट्स किए थे। देखिए, जहाँ तक कि पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान की बकौत, नंबर 1 तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम तो किसी को गद्दार नहीं डिक्लेयर करते, ये सियासतदान एक दूसरे को गद्दार डिक्लेयर करते हैं, और अगर इनके सारे बयानात उठा के देख लिए जाएं तो इनका किरदार ही पूरी कौम के सामने आया है। जहाँ तक आपने कहा कि अदम एतमाद के प्राइम मिनिस्टर साहब के इस्लामाबाद के खिताब के बाद ज़रूरत तो इस बात की थी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान के जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो इसका असर लेते कि जी इतना बड़ा वाक़या हो गया, तो आखिर क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के इत्तेहादी उनका साथ छोड़ गए, उनकी अपनी पार्टी के लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि ये सारा मुबैना लेटर क्यों कर आया है, क्या इसकी अहमियत? मैं समझता हूँ कि वो एक अलहदा अमल है। आप इस खत को साबित करने के चक्कर में अगर एक आइनी और कानूनी अमल है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम आपकी सारी हरकतों सकनात को देख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद के मामले को और खत को आपस में ना जोड़ा जाए। वो मैं तो ये कहता हूँ कि आज अगर 3 तारीख को जो मुझे नहीं नजर आ रहा है, जो जिस तरह की चीजें हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, कि क्या जो 3 दिन बीच में और डाल दिए गए हैं, जिसमें चाहिए ये था कि वहाँ पर हुकूमती ज़ुबादारा ला के अवान के अंदर ये अपना एक सियासी केस रखते कि अगर जो नई हुकूमत भी आएगी तो उन पर लाजम ये है कि इस खत की तहकीकात, खत तो नंबर 1 के खत नहीं है, वो एक केबल है। अच्छा। और वो प्रोफेसर हसन अस्करी साहब सारा कुछ बता चुके हैं उसका क्या प्रोसेस है। आप इसको एक इशू बना के हुकूमत एक ढाल के तौर पे रखना चाहती है, ऐसे होगा नहीं। और इस्लामाबाद के अंदर मैं फिर ये एक बात कह रहा हूँ कि जी अगर पाकिस्तान के अंदर आपने सियासत चला दी है तो सियासी तर्ज अमल अख्तियार करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा सवाल ये है कि ये हुकूमत को बचा सकेगा, और अगर हुकूमत बचती है नहीं बचती, इमरान खान साहब की सियासत बच जाएगी इस खत से? इसी पर बात करेंगे इस